हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग एंड कैसा चल रहा है आप लोग का दिवाली का प्रिपरेशन। तो दिवाली के प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन हम लोग एग्ज़ाम की भी कर लेते हैं। तो आज मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बना ही नहीं पाई वीडियो, तो डालूंगी क्या। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ PYQ ही, जो 2024 का ही है, सेकेंड शिफ्ट में है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बिहार स्टेट के 50 मार्क्स के जो शिक्षण कला से क्वेश्चन आते हैं। जो अगला है, जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्रीय अधिगम मतलब पेडागॉजिकल अधिगम, या वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम, या दूरस्थ शिक्षा अधिगम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे शिक्षा शास्त्रीय अधिगम। ओके। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? सीखने का क्षेत्र, या शिक्षण रणनीतियाँ जो बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती है, या छात्र की सामाजिक आवश्यकताएं, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? सीखने के क्षेत्र पे ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना चाहिए, है ना। अगला है, उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है ज्ञान और बोध, विश्लेषण और मूल्यांकन, बोध और मूल्यांकन, ज्ञान और विश्लेषण। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान और विश्लेषण। अगला है, यहीं पे देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके टेस्ट सीरीज़ में भी पूछा गया है ना। टेस्ट सीरीज़ में भी हम लोगों ने किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम। ओके। अगला है, विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया? अरस्तु ने, ब्रूनर ने, गैग्रे ने, या फ्रांसिस बेकन ने? तो किसने किया? गैग्रे ने। ओके। अगला है, टीम शिक्षण का लाभ है। तो क्या लाभ है? यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है, छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है, या यह अनुदेशात्मक परिस्थितियां बनाने की एक तकनीक है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, टीम शिक्षण में क्या होता है कि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को यह गहरा करता है, ये बात सही है। छात्र शिक्षक का जो संबंध है ये भी सुधरता है, और यह अनुदेशात्मक परिस्थितियों बनाने की एक तकनीक है। तो आपका ये तीनों ही सही है, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके। अगला है, विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसमें? विश्लेषणात्मक विधि में, या अन्वेषात्मक विधि में, या संश्लेषणात्मक विधि में, या आगमनात्मक विधि में? तो क्या हो जाएगा? आगमनात्मक विधि में। ओके। अगला है, ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ्य योजना पर अधिक बल दिया जाता है, गतिविधि, या शिक्षक, या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, या शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण? तो क्या हो जाएगा? शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अगला है, एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो। इसका एक उदाहरण है अन्वेषण करना, संलग्न होना, स्पष्ट करना, या विस्तृत करना। तो क्या हो जाएगा? विस्तृत करना। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है। तो क्या है? प्रदर्शन विधि, या पढ़ाने का तरीका, या प्रशिक्षण तकनीक, या उपचारात्मक शिक्षण। तो क्या हो जाएगा? यह एक प्रशिक्षण तकनीक है। जो आप लोग B.Ed करे होंगे तो उसमें आप लोगों को भी ये करने का मौका मिला होगा, सूक्ष्म शिक्षण। तो ये एक प्रशिक्षण तकनीक ही हो गया ना। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या 45 मिनट? तो क्या हो जाएगा? 5 से 10 मिनट का होता है ये सूक्ष्म शिक्षण, तो आपका हो जाएगा 5 मिनट। ओके। अगला है, पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती, या निष्क्रिय शिक्षा दी जाती है, या बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, या एक से अधिक विकल्प सही है? तो देखिए, इसमें से ये सभी सही होगा, क्योंकि पहले का जो शिक्षक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित, जिसमें सिर्फ शिक्षक ही निर्देश देके पढ़ाते थे, उसमें तो यही ना, बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती, और निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है क्योंकि सिर्फ इसमें टीचर्स ही बोलते रहते थे, बच्चे का कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, बातचीत पे। तो बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते थे। तो सब सही जगह, एक से अधिक विकल्प सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। अगला है, विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, या वे बहुत आलसी होते हैं, या वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है, या वे शिक्षक को नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है। अगला है, लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है, अधिनायकत्व, आपसी साझेदारी, गैर हस्तक्षेप, या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? आपसी साझेदारी। अगला है, डेलनेट का अर्थ क्या है? मतलब DELNET का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ओके। अगला है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ओके। अगला है, डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो क्या चीज़ के लिए? सफल प्रबंधक, या अच्छे शिक्षक, या समस्या समाधानकर्ता, या अच्छे वक्ता। तो क्या हो जाएगा? समस्या समाधानकर्ता। वैसे आप लोग इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके। अगला है, जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप क्या करेंगे? ऐसा करने से इनकार करेंगे, प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि बच्चे को ऐसे, आगे कुछ है नहीं,
चलिए, वैसे भी नहीं ये होगा, इनकार नहीं करना है। प्रिंसिपल से अनुरोध करेंगे कि बच्चे को ऐसे बच्चों के लिए बने सेक्शन में डाल दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। कक्षा में ऐसे बच्चे को नज़रअंदाज करे, तो नहीं। ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? दोस्त की तरह, या मालिक और नौकर की तरह, या पिता और पुत्र की तरह, विक्रेता और खरीदार की तरह? तो क्या हो जाएगा? एक दोस्त की तरह, है ना। अगला है, शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है? प्रशिक्षक, सुगमकर्ता, प्रतिनिधि, औपचारिक प्राधिकारी? तो क्या हो जाएगा? प्रशिक्षक। ओके। अगला है, सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन? तो क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन। तो मैं यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं तो हमेशा रात में रिकॉर्ड करती हूँ। तो बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड प्लीज़ उसको इग्नोर करिए दोस्तों, एंड यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर या समापन? तो क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके। अगला है, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? मनोक्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। ओके। अगला देखते हैं, एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है क्षैतिज संगठन, ऊर्ध्वाधर संगठन, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत? तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज संगठन। ओके। अगला है, एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है कैसे? बच्चों की बातें, या एक शिक्षक की भावनाएं, या बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, या बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन? तो ये तो नहीं होगा, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन, और ये तीनों होगा, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके। अगला है, छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी? आदिल शिया समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति, माथुर समिति, यशपाल समिति? तो क्या हो जाएगा? यशपाल समिति। ओके। अगला है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है? एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, या शिक्षकों के लिए शिक्षण को आधार बनाने के लिए एक सामग्री, या परीक्षाओं के लिए आधार और सामग्री बनाने वाली सामग्री, या शिक्षकों के लिए पठन और संदर्भ सामग्री? तो क्या हो जाएगा? एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। ओके। अगला है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है, या स्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है? जो कि सही है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं? बिल्कुल सही है। पाठ रोचक होता है इससे, या छात्र के समझ के स्तर को कम करता है? तो नहीं, ये बढ़ाता है स्तर को। तो आपको 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ओके। अगला है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जब शिक्षक अनुपस्थित हो, या जब वस्तु उपलब्ध ना हो, या परीक्षाओं के दौरान, या मूल्यांकन के दौरान? तो क्या हो जाएगा? जब वस्तु उपलब्ध ना हो। तो यहाँ तक आपका शिक्षण कला का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आगे देखते हैं हम लोग 31 से 50 तक, जो कि है आपका जीएस से रिलेटेड, ठीक है। होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी, या तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही? तो क्या है? असत्य खोजना है, तो आपका हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, तो ये हो जाएगा असत्य। ओके। अगला है, डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है? तो रेगिस्तान, पर्वत, मैदान, पठार? तो क्या हो जाएगा? पठार। ओके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, या अधिकारों का बिल? तो क्या हो जाएगा? अधिकारों का बिल भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी ये सब है। ओके। अगला है, बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? युद्ध में भारत की भागीदारी पे, या गांधी के आह्वान पर ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह के कारण, या अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे हैं उच्च कर, या राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए? तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। अगला है, ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, या सरोजनी नायडू? तो कौन? सरोजनी नायडू। ओके। अगला है, हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा क्या कहा जाता है? एक्वेरियम, या कुत्ता घर कहा जाता है? बोलिए, क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। ओके। अगला है, छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? शिकार पकड़ने में सहायता करता है, तो शिकार तो वो अपने जीभ से पकड़ता है ना छिपकली। चढ़ाई में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडे देने में सहायता करता है, या तेज दौड़ने में बाधा नहीं, चढ़ाई में सहायता करता है। ओके। अगला है, किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो कीटाणुओं, या चॉकलेट, या मांस, या कीचड़? तो क्या हो जाएगा? कीटाणुओं। अगला है, कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? खरीफ, रबी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा?
रबी। ओके, देखिए खरीफ और रबी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, खरीफ फसलें और रबी फसलें, क्योंकि क्यों एक नंबर गंवाना है ना। अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इस दोनों का ट्रिक जरूर लाऊंगी, एक वीडियो जरूर बनाऊंगी इस पर, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगला है एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी, बछेंद्री पाल। ओके, अगला आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या है, किसी पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो देखिए किसी भी बहुभुज, जैसे है ना, ये पंचभुज का पूछा है, मतलब मैं बता रही किसी भी बहुभुज का पूछे, जैसे षटभुज ये सब भी का भी पूछे, तो n-2 फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, इस पे बैठाएंगे और n क्या होता है, जो भी आपसे पूछे, जैसे पंचभुज पूछ रहा है, मतलब 5 भुजा है पंचभुज, तो n की जगह 5 लिख देंगे, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 से इसको इंटू करिए तो क्या हो जाएगा 540। ओके, आगे समझ में। अगला है 1000 में होंगे कितने नोट, तो 10 के 10 नोट नहीं होंगे, वो 100 होंगे, क्या हो जाएगा 100 के 10 नोट, है ना, तभी तो 1000 होगा। अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ माइनस है तो आपका -12 आएगा। अब -12 इन दोनों को करके आया ना -12, तो अब -12 और +3 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि ये मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर कोई भी चीज़ जैसे माइनस है तो वो भी प्लस हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अगला है इन दोनों इस सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करने पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। सब में 999 दिख रहा है ना, जैसे कि देखिए आपको मैं बता देती हूँ, 99 प्लस इसको कर देंगे, पॉइंट में चेंज करके ही कर देना है। ठीक है, इसको लिख देंगे 0.9 प्लस इसको क्या लिख देंगे 0.009। ओके, जब इन सबको ऐड करिएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है एक दीवार की ऊंचाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक ईंट 5 सेंटीमीटर ऊंची है तो दीवार को दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी ईंटों का उपयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है और ईंट की ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको जैसे ये ईंट की ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई को डिवाइड कर देना है। तो पहले तो आप ये करिए, पहले तो एक मिलाइए, जैसे कि 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 425 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है ही, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। तो क्या आएगा यहाँ पे, पत्रिका का संपादन से जैसा रिश्ता है वैसे ही चलचित्र का, तो किससे हो जाएगा, निर्देशक से हो जाएगा, है ना। चलचित्र मतलब होता है मूवी, ठीक है, इसलिए निर्देशक से। अगला देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो सबसे पहले इन सब में रिलेशन देख लेते हैं क्या है। बी सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, तो आई छोड़ के जे होगा। तो जे हमारे देखते हैं 2 जगह जे है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए वो देखते हैं। 15 है, उसका 12 है, 3 माइनस किया हुआ है, 12 का 9 है ना, फिर 6 है, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बजे, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला है एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये तो पता ही है ना कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा दिशा में है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे ऊपर होता है उत्तर, ओके उत्तर, सबसे नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो बोल रहा है कि पूरब की ओर 10 मीटर चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से है वो, या पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया, ठीक है 10 मीटर। उसके बाद चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जा रहा है, जैसे ऐसे चल रहे हैं तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ गया, और 15 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ जा रहा है तो फिर इधर मुड़ जाएगा। वो अंत में किस दिशा में जा रहा था, इधर जा रहा है, मतलब पश्चिम की दिशा में जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है नारंगी आलू फल के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो देखिए नारंगी एक फल हो गया, ठीक है, तो फल में नारंगी आ गया, तो देखिए जैसे कि ये है एक फल हो गया, इसमें नारंगी आ गया, लेकिन आलू फल नहीं ना, ये अलग से है, तो इसको आलू को अलग रख दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, विकल्प बी सही है ना, 49 का बी। ओके, ये अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो जब आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ये बहुत ईजी है, जब एस और जी के एकदम बीचों बीच जाएंगे तो आपका आएगा लेटर एम। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट से आपका ज़्यादातर आ रहा है ना रीजनिंग में, तो कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है, ABCD ये सब लिख लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो होता है कंप्लीट। तो कैसा रहा आज का वीडियो, कुछ हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, और ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ, या फिर अगले PYQ के साथ मिलेंगे। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए एंड एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए थोड़ा, और मस्ती भी कीजिए खूब। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।